नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने मानसून सत्र से बजट की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में धामी सरकार बेहतर काम कर रही है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार अच्छा बजट आया है और अच्छे बिल पास हुए हैं। विधायक प्रदीप बन्ना ने यह भी बताया कि रुड़की क्षेत्र में सुलानी नदी के पुल का मुद्दा उठाया गया, जो कि जल्द बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। इसके अलावा डेंगू को लेकर चर्चा की गई। रुड़की अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। मरीजों को इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हर तरह से मरीज का इलाज किया जाएगा। मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट आया, अनुपूरक बजट आया। उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास के लिए लगातार जो है सरकार प्रयासरत है और काम कर रही है। और एक अच्छा बजट आया, अच्छे विधेयक पास हुए हैं, बिल पास हुए हैं। और क्षेत्र के लिए मैंने एक सुलानी पुल का मुद्दा उठाया है, जो कि बहुत जल्द बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चले। जो बसें स्कूल की आ रही हैं और जो भारी वाहन उनके प्रवेश करते हैं, उनकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जल्दी डीपीआर बन के पुल का काम शुरू करा जाएगा। इसके अलावा एडीपी की जो हमारी समस्या आई है, जो मकान में दरारें आई हैं और जो सड़क जगह जगह बैठ गई है, उसके लिए भी आपदा सेल में लिखित में दिया गया है। बहुत जल्दी इसका बजट आएगा तो मरम्मत सड़कों की करी जाएगी और जो काम रुके पड़े हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे। वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू पर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। यूपी के रामपुर निवासी पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत पत्र भेजकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला उधम सिंह नगर के जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रामपुर निवासी अहमद रजा खान ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने पुलभट्टा थाने के निकट करीब 1000 वर्ग गज जमीन साल 2014 में खरीदी गई थी, जो कि रेखा आर्य के नाम से रजिस्ट्री दर्ज हुई। वहीं अहमद रजा खान ने बताया कि उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर साल 2015 और 16 में 9 दुकानों के अलावा 9 अन्य दुकानों का आधा निर्माण कराया गया था। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसके द्वारा लगातार गिरधारी लाल साहू से जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की गई, लेकिन टालमटोल किया गया। गिरधारी लाल साहू जो कि बरेली से जिला बदर हो गई उत्तराखंड आए थे। इन्होंने यहाँ के प्लाटिंग जमीनों का काम किया। हमने सर इनसे पुलभट्टा पे 1000 गज जगह ले ली थी 14 में। 15-16 में हमने बना ली, इनको पेमेंट दे दिया और आज तक हमें ना बेनामा करा रहे हैं। और दमंगी से हमारी 9 दुकानें बनी थी, 9 दुकानों का फाउंडेशन था। 18 दुकानें बदमाशी के बल पे 11 तारीख की शाम को हमारी जेसीपी से गिरा दी गई। हमने 12 को पता लगा, हमने उसके वीडियो बनवाया सर। कौन सी 11 को? 11 अगस्त को। अच्छा। 11 अगस्त को गिरा दी, 12 अगस्त को हम आ गए। फिर हमारी इनकी बुला के हमने वीडियो वगैरह बनवाई। लगातार हम रोज आते रहे। तो 19 तारीख को थाने में बैठ के साहब 26 तारीख हमारी तय हुई कि 26 तारीख को वहां पे बरेली मीटिंग। वहीं देहरादून में मत्स्य पालकों की शिकायतों का अब ऑनलाइन से कम समाधान हो जाएगा। इसके लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक विभागीय पोर्टल लॉन्च किया है। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य विभाग की वेबसाइट MIS पोर्टल और U-लैब पोर्टल का शुभारंभ किया। आपको बताते चले, जिसके बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के पशुपालकों और मत्स्य पालकों को तकनीकी माध्यम से सरलीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, जिससे हमारे किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को अपनी समस्याओं के समाधान पाने में सरलता प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को भी जो दिक्कतें आ रही हैं उससे समस्याओं की जानकारी विभाग को प्राप्त हो सकेगी, जिसका निराकरण जल्द से जल्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालकों को समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत की गई है। पोर्टल संचालन में नेटवर्क बाधा न बने, इसके लिए दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही इस लेवल के फार्मर हैं जिनको फ़ोन ऑपरेट करना या पोर्टल चलाना नहीं आता है। और स्पेशल एक ट्रेनिंग हम अपने जितने भी एलईओज हैं, एनुअल हस्बेंड्री विभाग के, और जो हमारे फिश इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए भी रखी जाएगी, ताकि उन लोगों के माध्यम से हम अपने फार्मर्स को जो है बेनिफिट पहुंचाएंगे। वो जाके घर घर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उनको समझाया जाएगा। योजनाओं को कोई एमआईएस नहीं था सर, वो डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र ने जारी किया है येलो अलर्ट। 11 जिलों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और चमोली में 11 और 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। आपको बता दें कि वहीं आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 11 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि 11 जिलों में तेज बारिश के कारण उन्हें येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है और 11 और 12 तारीख के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कि देहरादून मौसम विभाग ने इस जानकारी को साझा की है कि उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज और शिक्षकों को भी, विद्यालयों को पूरी तरीके से एक सुरक्षा के तहत रखा जाए। वहीं देहरादून मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून के पटेल नगर में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में चोरी करने वाले आरोपी और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की सोने की चेन और अंगूठी समेत अन्य सामान बरामद किया गया। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि पटेल नगर क्षेत्र में वृद्ध दंपत्ति को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसाकर उनके घर पर चोरी की थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। देखिए, कोतवाली पटेल नगर में एक सूचना कल प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो वादिनी है उसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया था और उसके द्वारा ये उनको झांसे में लेकर के उनसे जो उनकी पहनी हुई ज्वेलरी है वो लेकर के चोरी कर ली थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया था। घटना के पश्चात जो है टीमें गठित करके जो आसपास के कैमरे फुटेज हैं उनको देखा गया, तो एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। साथ ही उसके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त की गई गाड़ी है वो आइडेंटिफाई हुई। इनकी चेकिंग के दौरान गाड़ी जो है हमें मिली, उसमें जो है 3 अभियुक्त हमें मिले। इनकी अरेस्टिंग की गई है और जिनके पास से चोरी गया जो ज्वेलरी है वो पूरी बरामद हो गई, जिसमें 2 अंगूठी, 2 चूड़ियां और चेन जो है वो बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो गाड़ी प्रयोग की गई है उसको भी हमारे द्वारा घटना में सीज किया गया है। जो अभी तक हम लोगों ने पता किया है, जो 3 वहीं हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक ने पत्रकारों के लिए मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों के लिए मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को लेकर सदन में उन्होंने अपनी आवाज उठाई। कहा कि राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए। साथ ही कहा कि पिछले 1.5 साल से इसको लेकर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य गठन के बाद से अभी तक कितने पत्रकारों को लाभान्वित किया गया, इस पर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं उत्तराखंड सरकारों से एक बात पूछना चाहता हूं। वर्तमान सरकार नहीं, जब से इस राज्य का गठन हुआ है, पहली निर्वाचित सरकार तिवारी जी के नेतृत्व में जो बनी, तब से लेकर आज तक पत्रकारों के हितों के लिए कौन सी जन कल्याण योजनाएं सरकारें लाई? आज तक मुझे सरकारें बता दें, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित हुआ? आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोटद्वार में छात्र संघ चुनाव में पहले छात्रों के 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कौडिया में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच पुरानी रंजिश के कारण मारपीट के दौरान चाकूबाजी की घटना भी सामने आई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएसयूआई छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 अन्य छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। दो ग्रुप जिनका की विवाद हुआ कल, इसमें जो मेन थे, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई है आयुष त्रिपाठी, तो उनके द्वारा बताया गया कि 7:30 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने फोन करके उनको कौडिया चेक पोस्ट के पास बुलाया। तो ये कुछ लड़के वहां पर पहुंचे, उसके बाद उनपे मारपीट हुई, जिसमें कि आयुष त्रिपाठी और नितिन दिवाकर, इनको चोटें आई हैं। इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर 504, 323 और 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर टनकपुर से है, जहां श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन से काफी लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि शनिवार को श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन टनकपुर की ओर से यूनियन के विवाद को खत्म किए जाने के संबंध में यूनियन कार्यालय समीप टिनसेड यात्री विश्राम गृह में सभी पदाधिकारी और टैक्सी स्वामियों के साथ खुली बैठक की गई। बैठक में काफी तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली, जिसे समय पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा शांत कराया गया। जिसके बाद यूनियन के संरक्षक लक्ष्मण सिंह पाटनी, यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार और यूनियन से बाहर चल रहे महासचिव नारायण गेडा ने अपनी बातों को सभी टैक्सी स्वामियों के समक्ष रखी। भी आज वापसी की है और मुझे समझाया गया, उन्होंने भी अपने विचार रखे। कुछ विचारों से 90% विचारों से हमें पूरी तरह सहमति है। 10% विचार में हमने कहा कि हम और आप लोग टेबल टॉक करके उसमें बात कर लेंगे, टेबल टॉक कर लेंगे और उसमें जो भी हमारे गाड़ी मालिकों का डिसीजन रहेगा उसी के अंतर्गत हमारा जो यूनियन का एक छोटा सा मामला था, उसमें कोई मामला भी नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जो हमारे यूनियन को बदनाम करने का जो वो चल रहा था सिलसिला जारी, और उसमें 2-4 बाहर के लोग थे, उनकी ना गाड़ी नहीं थी जो हमारी यूनियन में पंजीकृत नहीं थी उनकी गाड़ियाँ। आज एसडीएम जी द्वारा कहा गया, एडीएम साहब द्वारा कि अब खुली बैठक रखिए, जिसमें 100% लगभग जितने लोग गाड़ी वाले आए थे 140 करीब लोग थे यहाँ पर, उनका खुला समर्थन मेरी तरफ था। खुला समर्थन किया उन लोगों ने मेरा, और हम लोगों का पूरा समर्थन अच्छा रहा। और हमारी जो यूनियन थी, इस यूनियन को बदनाम करने की कोशिश जो इन लोगों द्वारा की जा रही, हमारी कोई ऐसी नाराजगी तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये अपनी मनमानी करते थे अध्यक्ष जी। इन्होंने कभी पदाधिकारी की सुनी नहीं, जो काम करना अपने मन से करना और पदाधिकारी को कोई तवज्जो नहीं देना। इनसे हम कई बार समझाते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो ये उसका उल्टा मतलब निकालते थे। लेकिन आज इतने लोगों के सामने वो नर्वस पड़े, उन्होंने कहा कि
गलती होगी, गलती को तो छोटन को उत्पाद और बड़न को क्षमा, ये तो हमेशा चला आया और चलता रहेगा। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया। तो वहीं रंगोली प्रतियोगिता में भी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सावित्री कुंवर ने सभी छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर धन सिंह कुंवर ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी के महत्व के बारे में बताया और महाविद्यालय की विजेता छात्र छात्राओं को उनकी प्रतिभा के लिए पुरस्कृत वितरित किए और उन्हें सम्मानित किया। आपको बताते चले कि डॉक्टर दर्शन सिंह ने हिंदी दिवस पर अपनी पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही एनसीसी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर निशा, विभागाध्यक्ष हिंदी और बीए की छात्रा निकिता त्रिपाठी ने किया। जिस प्रकार सभी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी को भी अधिक महत्व देना चाहिए। और आज के समय में हर भाषाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है, परंतु हिंदी भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और अगर हम राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बोलेंगे तो हम ये राष्ट्रीय कैसे कहला सकता है। इसलिए हिंदी को अधिक महत्व देना चाहिए, और जिस प्रकार अंग्रेजी को लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसी प्रकार हिंदी को भी अधिक महत्व दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अगली है कविता आर्या। वहीं रुड़की के पीरान कलियर साबिर पार्क में 755वां वार्षिक उर्स मेला 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आपको बताते चले कि मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन पीरान कलियर पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एसपी देहात स्वप्नकिशोर सिंह का कहना है कि मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही मेला क्षेत्र में एक पुलिस थाना क्षेत्र भी खोला जाएगा और साथ ही साथ पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी समय पर रहते हुए पूरा किया जाएगा। जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से निवारित किया जा सके। वहीं मंगलौर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ शोभा यात्रा आश्रम से लेकर हनुमान चौक तक निकाली गई। श्री कृष्ण कमेटी के अध्यक्ष विनोद ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। उन्होंने आरती और धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था। इस पर्व पर हिंदू धर्म के लोग व्रत रखते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। वहीं मंगलौर विधायक के बेटे आमिर अंसारी ने शोभा यात्रा में भक्तों और कमेटी के सदस्यों को साल भेंट कर प्रसाद वितरित किया। आमिर अंसारी ने कहा कि हमें सभी धर्म के त्योहार भाईचारे के साथ मनाने चाहिए, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इसलिए वो जन्माष्टमी शोभा यात्रा में अपने टीम के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने और भक्तों को प्रसाद वितरित करने आए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल एक शोभा यात्रा निकलती है मंगलौर में, और इसे बहुत धूमधाम से हमें यहाँ से पूरी टीम इकट्ठा होकर निकल लो। इससे एक मैसेज जाता है कि समाज में भाईचारे की मिसाल कायम होती है, और आमिर भाई भी इस साल इसी मतलब जुड़ गए इससे, और इससे एक मैसेज आ रहा है पूरे भाईचारे का। मंगलौर में हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक नजर आ रहा है। आज हम मंगलौर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं।
जो एक आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इसी वजह से मंगलौर विधायक हाजी सरवस्त्र सिंह द्वारा इसमें प्रसाद वितरण का कराया जा रहा है। सभी सम्मानित भाई और जितने भी सम्मानित लोग हमारे साथ यहाँ हैं वे सभी आपसी भाईचारे से धूमधाम से इस त्यौहार को मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।